Hello, dear students. Dear students, today we are going to study about one of the main topics of the post of Deputy Inspector Fisheries. और इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम जो है वो है फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। फिश प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो ये मैं आपको बताऊंगा। प्रोसेसिंग क्या होती है, तो इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे हम फिशेस को प्रिजर्व करने के बाद वो प्रिजर्व करने के लिए प्रोसेसिंग जो प्रोसेसेस होती हैं जिनके द्वारा जो है फिशेस को प्रिजर्व किया जाता है, या वैल्यू एडिशन उसके बाद आता है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ जो है तैयार कर सकते हैं उनको, जो है जैसे मुरब्बा होता है या जैसे जैम्स वगैरह होते हैं, वैसे ही हम फिशेस का भी बनाते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनमें डिफरेंट जो स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप देखते हैं उसमें जो है हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये कौन सा पोस्ट है, मैंने कौन सा पोस्ट बोला? डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़। डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ जो है इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मेन टॉपिक इज फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसका पहला लेक्चर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसको मैं लेक्चर बाय लेक्चर ले लूँगा। और यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन जो है वो इसके बाद में बनाऊंगा जब मैं कंप्लीट करूँगा ये फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। जब मैं ये कंप्लीट करूँगा इसके बाद ही मैं इसका लेक्चर बनाऊँ, ये क्वेश्चन पोर्शन बनाऊँगा। तो चले देखते हैं लेक्चर फर्स्ट में क्या है, कैसे हम फिश को प्रोसेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें क्या है? प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, वैल्यू एडिड फिशरी प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि फ़िश जो होती है, ये जो है ये इसको जब हम इसको पानी से निकालते हैं, जब इसको पानी से निकाला जाता है, तो अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे ही रह गई तो ये स्पॉइल हो जाती है, यानी कि ये ख़राब हो जाती है। इट गेट स्पॉइलड। और ख़राब होने के कारण क्या होता है कि फ़िश जो है इसको फिर फेंकना पड़ता है, प्रोटीन इसका ख़त्म होता है, सब कुछ इसका ख़त्म होता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? इस फ़िश को प्रोसेसिंग की जाती है, प्रिजर्वेशन की जाती है, टू प्रिवेंट, वही लिखा है यहाँ पर, टू प्रिवेंट स्पाइलेज ऑफ फिश सम फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी। उसको स्पाइलेज का मतलब मैंने आपको बोला, ख़राब होने से इसको बचाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? प्रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी। कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिनके द्वारा जो है इस फिश को प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? प्रिजर्वेशन का मतलब है कीपिंग द फिश आफ्टर इट हैज़ लैंडेड। जैसे ही ये लैंड करती है, लैंडेड मतलब यानी कि जब हम इसको पानी से निकालते हैं, इन ए कंडीशन, जिस कंडीशन में ये होती है उसी कंडीशन में इसको प्रिजर्व करना। किसके लिए? फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इट इज़ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको निकालना, फिर इसको प्रिजर्व करना। कितने समय के लिए? फॉर ए शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड्स, या शॉर्टर पीरियड के लिए या लॉन्गर पीरियड के लिए, यानी कि या तो हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं 1 महीने के लिए, फॉर 1 मंथ, या हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, एक सेकंड, या हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स, यानी कि 1 साल, 1 ईयर, या उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा, 1 ईयर या उससे ज़्यादा। तो ये जो है ये जो प्रिजर्वेशन है, इससे क्या होता है कि फिशेस जो है वो जो उसका प्रोटीन वगैरह होता है, जो उसकी स्किन वगैरह होती है, वो उसी कंडीशन में जम जाती है, यानी कि उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो जब ये प्रिजर्वेशन का पीरियड स्टार्ट किया जाता है तो फ्रेश फिशेस होनी चाहिए, यानी कि फिशेस जो होती आती है वो डायरेक्टली सीधे उनको प्रोसेसिंग, सीधे उनको प्रिजर्वेशन के मोड में लाया जाता है, और ताकि इनको बचाया जाए, जितना भी लॉस होता है, जितना भी इसका डैमेज होता है, उससे बचाने के लिए इसको तुरंत प्रिजर्वेशन प्रोसेस में लाया जाता है। तो ये उसके बाद जो क्या होता है कि इसको प्रिजर्वेशन में रखने का मकसद क्या है? प्रिजर्वेशन में रखने का मकसद क्या है? ताकि इसको क्या हो, फ्लेवर जो होगा, इसका फ्लेवर
जो इसका मज़ा होगा वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है अडूरनेस जो होती है, यानी कि स्मेल जो आती है, वो स्मेल जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होते हैं, प्रोटीन वगैरह जो होता है, तो वो भी इसमें बिल्कुल महफूज रहना चाहिए। और इसमें जो बोनी स्केलेटन सिस्टम होता है, बोनी स्ट्रक्चर्स कुछ फिशेस में होते हैं, तो वो बिल्कुल अपने शेप में रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इसको जो स्मेल वगैरह जो ख़राब जब होती है फ़िश, तो उसमें स्मेल आती है, तो वो ओडोरनेस जो होती है वो नहीं आनी चाहिए इसमें। और क्या हो सकता है, तो इसका वेट वैल्यू जो होता है, यानी कि जब हम इसको निकालेंगे प्रिजर्वेशन के बाद, तो इसका वैल्यू नहीं घटना चाहिए। यानी कि अगर आज इसकी फॉर एग्जांपल मान लो आज इसकी रेट जो है, फॉर एग्जांपल मान लो आज इसकी रेट जो है वो है 250 kg पर 250। सॉरी, यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ डिफ़ॉल्ट आया हुआ था। तो क्या मैंने कहा था कि प्रिजर्वेशन जो है इसमें क्वालिटी वगैरह हमें बचानी है। अगर हमने फ़िश जो है वो बाज़ार से लाई हुई है, या हमने इसको बाज़ार से नहीं, हमने इसको समंदर से लाया या किसी पानी से लाया, तो इसको उसी हालत में प्रिजर्व करना है। यानी कि अगर उस टाइम इसकी रेट जो है वो 250 kg है, यानी कि 250 kg, 250 रुपीज़ पर केजी की कीमत जो है वो 250 रुपये है। तो जब हम इसको प्रिजर्व करेंगे, तो प्रिजर्व करने के बाद इसकी रेट जो है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, न कि कम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 250 kg, 250 उस समय थी, तो आज 260 होनी चाहिए या उससे ऊपर, या 250 पर केजी ही होनी चाहिए, मगर इसमें जो है रेट जो है वो घटनी नहीं चाहिए। तो मकसद क्या है, अगर 250 पर केजी हम लाएंगे, तो उसका मकसद जो प्रिजर्वेशन का मकसद है वो फ़ायदाफुल, वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। तो फ्रूटफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जो है प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड करते हैं हम, स्पाइसेस वगैरह का काम लिया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व किया जाए, या चिलिंग ट्रीटमेंट वगैरह लिया जाता है, या जो क्लीनिंग वगैरह होता है, या जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे प्रिजर्व किया जाता है। हम आगे जानेंगे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होते हैं और इसका मकसद क्या होता है। टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ फिश टू इट सेल एट द रिटेल काउंटर, यानी कि जब इसको कैप्चर किया गया था इस फिश को, उस समय जो इसका कॉस्ट था वो उससे बढ़कर हो, और ये जब काउंटर पे पहुंचे, जब इसका जो खरीद फरोख्त होगा, तो उस समय इसकी रेट घटनी नहीं चाहिए। तो ये इजीली डाइजेस्टिबल हो, इसका वेट जो है वो भी बिल्कुल अपने ओरिजिनल वेट में रहना चाहिए। यानी कि जब अगर हमें उस समय एक फ़िश का वेट जो है वो तकरीबन 1 kg था, तो वो 1 kg कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रिजर्वेशन के बाद भी वो 1 kg रहना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन थी अबाउट फूड फिश प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन। तो उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं चिलिंग ट्रीटमेंट। मगर ये जो मेथड्स हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, प्रिजर्वेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्वेशन कैसी की जाती है। तो इसमें पहला स्टेप जो है वो है चिलिंग ट्रीटमेंट। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग द फिश विथ लेयर्स ऑफ आइस, यानी कि हम लेयर्स ऑफ आइस, हमने एक डब्बा लिया, ये हमने एक डब्बा लिया, इसमें हमने नीचे आइस डाला, आइस डालने के बाद इसके ऊपर जो है हमने फ़िश डाली, ये हमने फ़िश डाली। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके ऊपर से फिर से आइस डालते हैं, और इसके साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी आइस डाला जाता है। यानी कि इस साइड में भी, इस साइड में भी, और इस साइड में भी, और इस साइड में भी जो है आइस डाला जाता है, और बीच में जो है यहाँ पर फ़िश रखी जाती है। ये है फ़िश, इसको फ़िश को यहाँ पर रखा जाता है ताकि जो है इसको चिलिंग ट्रीटमेंट मिले। यानी कि इसको बाहर का टेम्परेचर नहीं मिलना चाहिए, इसको अंदर जो माइनस टेम्परेचर है वो मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फ़िश जो है वो अपनी कंडीशन में महफूज रहती है।
यानी कि उसमें कोई ख़राबी नहीं आती है, उसमें कोई स्मेलनेस नहीं आती, मगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। यानी कि अगर आपने एक डब्बे में जो है ये प्रिजर्व कर लिया इस फ़िश को, मान लो ये आपने फ़िश रखी हुई है तो इसके चारों ओर जो है आइस फैली हुई है, अगर आपने इसको प्रिजर्व कर लिया, आपको ये विद इन टाइम इसको जो है यूटिलाइज करना है इस फिश को। क्यों विद इन टाइम यूटिलाइज करना है? क्योंकि विद इन टाइम अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया तो कारण क्या है कि आइस जो इसके इर्द गिर्द था वो मेल्ट, वो शुरू हो जाएगा मेल्ट होना। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो फिश है इसमें क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह जो है वो डिमिनिश हो जाती है और उसके बाद उसका फ़ायदा ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जानेंगे, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग द फिश विथ लेयर्स ऑफ आइस। आइस इज इफेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन सच एज इन नीड टू ट्रांसपोर्ट लैंडेड फिश टू नियर बाई मार्केट्स, यानी कि नियर बाई मार्केट्स में इसको लाया जाता है, टू कैनिंग फैक्ट्रीज या कैनिंग फैक्ट्रीज में जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है। हियर ऑटोलिटिक एंजाइम एक्टिविटीज़ आर चेकड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। यहाँ पर जो है ऑटोलिटिक एंजाइम एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। ऑटोलिटिक एग्जाम एंजाइम, ऑटोलिटिक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि जो एंजाइम्स के द्वारा सेल्फ ब्रेक डाउन होता है फिश का, तो उसको भी चेक किया जाता है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लोअर करने के बाद ही। तो ये जो है ये पहला स्टेप था चिलिंग ट्रीटमेंट, इसमें आगे भी देखेंगे। तो आगे है प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इसको, प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम क्या है? व्हेन द प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द फिशेज आर पास्ड थ्रू क्लीनिंग, गटिंग एंड कंजर्वेशन एंड स्टोरेज। तीन स्टेप मैंने बोले प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम में, तीन स्टेप: क्लीनिंग, गटिंग एंड कंजर्वेशन एंड स्टोरेज। क्लीनिंग आपको पता ही है, साफ करना। उसके बाद गटिंग, गटिंग भी आपको मालूम ही है। गटिंग मीन्स जो सरफेस होता है उसको साफ करना, उसको रिमूव करना। अगर कोई किसी जगह कोई जो होता है गंदगी लगी होगी, कुछ लगा होगा तो उसको साफ करना, या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है कि फिर उसको कंजर्वेशन यानी कि इसको स्टोर करना, इसको जो है सेफली इसको प्रिजर्व करना है। एंड स्टोरेज, और उसके बाद जो है स्टोर किया जाता है इसको, उसके बाद जो है इसको स्टोर किया जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। ये लॉन्गर पीरियड। क्लीनिंग एंड गटिंग। अब ये क्लीनिंग और गटिंग क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। ड्यूरिंग क्लीनिंग द caught first are fish washed thoroughly in cold clean water to remove bacteria, slime, blood, feces, जो मैंने आपको बताया, गंदगी निकालना, बाकी चीज़ जो होता है वो निकालना, ब्लड, फीसिस एंड मड एट्सट्रा। ये जो होता है ये जो है इसको इसके ऊपर से निकाला जाता है बाई थॉरोली इन कोल्ड क्लीन वाटर। जो कोल्ड क्लीन वाटर होता है उसी में इसको साफ करना। तो उसके बाद इसको रिमूव किया जाता है बैक्टीरिया, स्लाइम, ब्लड, फीसिस एंड मड एट्सट्रा फ्रॉम द बॉडी सरफेस। इट इज़ बीइंग डन अंडर प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस। ये किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस, यानी कि जो साफ सफाई का ख्याल जो है वो रखा जाता है अंडर सैनिटरी कंडीशंस। लार्ज फिशेस आर गटेड, दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स और विस्विर्स आर रिमूव्ड। गटिंग का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको अभी बोला था, गंदगी जो है वो निकालना, अंदर वाली गंदगी जो है उसको निकालना। तो क्या किया जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको रिमूव करना, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है तो उनको निकाल। एंड द बॉडी कैविटी इज़ वैश्ड, और उसके बाद जो इन अंदर वाली कैविटी होती है, जो अंदर कैविटी रहती है, क्योंकि अंदर खोखला हो गया, फिर जो खोखला वाला पोर्शन है उसको साफ किया जाता है बाई क्लीनिंग, बाई वॉशिंग विथ ए वाटर, और उसके बाद इसको वाटर से वॉश किया जाता है, क्लीन वाटर से थारोली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कंजर्वेशन एंड स्टोरेज। उसके बाद कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी टू कीप द डेड फिश इन फ्रेश कंडीशन फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम। हमने मछली निकाली पानी से, अब वो मर गई, अब वो जिंदा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे डेड फिश। क्या कहेंगे इसको? डेड फिश। डेड फिश इसलिए कहेंगे क्योंकि अब ये मरी हुई फिश है। तो इस जब ये मरी हुई फिश है, ज़िंदा अगर होती तो इसमें जान होती, तो इसमें जो अडुरनेस या सड़ने का मामला होता तो वो नहीं होता।
तो हम जो है इसको प्रिजर्व जो है वो उसको प्रिजर्व भी नहीं किया जा सकता है, जो बिल्कुल लाइव फिश होगी। जब इस फिश को समंदर से या किसी तालाब से या किसी नदी नाले से आप निकालते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डेड होती है, मरी हुई होती है। उसके ऊपर जो है फंगस बैक्टीरिया वगैरह अटैक कर सकते हैं, और जो वो सड़ने लगती है, ख़राब होने जाती है, और उसके बाद बदबू शुरू आनी आती है। दिस इज़ अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग एनी वन ऑफ द मेथड्स। ये कैसे किया जाता है, इन मेथड्स में से कोई भी इस्तेमाल करके, लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग। अब फ्रीजिंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, सॉल्टिंग क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रीजिंग, ड्राइंग और सॉल्टिंग क्या होता है, तो आपको मालूम ही होगा फ्रीजिंग का मतलब क्या है। फ्रीजिंग का मतलब होता है जो बॉडी की हीट होती है उसको रिमूव करना, यानी कि बॉडी की हीट को रिमूव करना। बॉडी की हीट, मान लो अगर आपने फ़िश को लिया हुआ है, तो उसके बॉडी की हीट थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बॉडी की हीट थी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है इसको माइनस टेम्परेचर में लाना, उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग। यानी कि इसको हम -1 डिग्री, -2, -3, उससे नीचे नीचे जाएंगे, तो उसके बाद जो है ये -5 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम इस टेम्परेचर को ला सकते हैं। प्रॉपरली फ्रोज़न फिश, या हम प्रॉपरली इसको फ्रोज़ कर सकते हैं कब, -20 डिग्री सेल्सियस में भी, -20 डिग्री सेल्सियस में भी हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताता है, टू चेक द एंजाइमल बैक्टीरियल एक्शन एंड पिट्रीफिकेशन, इट इज़ प्रेफर्ड टू स्टोर द फिश अंडर लोअर टेम्परेचर। एंजाइमेटिक एक्शंस को चेक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एंजाइमेटिक एक्शंस वेरी पावरफुल एंजाइम जो है वो क्विक एक्शन करते हैं, तो उन को प्रिजर्व करने के, यानी कि उनको उनकी रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, यानी कि उनकी एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, या बैक्टीरियल एक्शन को बचाने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्शन ना करे, या पिट्रिफिकेशन ख़राब होने के का चांसेस होता है, तो उसको बचाने के लिए इट इज़ प्रेफर्ड टू स्टोर द फिश अंडर लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर में इसको स्टोर करना। व्हेन फिश इज इंटेंडेड टू स्टोर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर आपने फिश को है लॉन्गर पीरियड के लिए रखना है, तो क्विक फ्रीजिंग इज प्रेफर्ड। क्विक फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का फंक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट यानी कि उनकी फंक्शन जो है वो बिल्कुल निल हो जाती है, उनकी फंक्शन बिल्कुल ख़त्म होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि फ़िश जो है आराम से प्रिजर्व की जा सकती है। और क्विक फ्रीजिंग में जो है एवरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम्स विद इन द रेंज ऑफ 0 to -5 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपरली फ्रोजन फिश एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस में आप इसको प्रॉपरली फ्रीज कर सकते हैं। रिटेन इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज़, ताकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लेंथ, बॉडी मस्टेजेस वगैरह जो होता है, तो मेंटेन करने के लिए उसको बेहतर उसी हालत में रखने के लिए इसको फ्रोज किया जाता है। या न्यूट्रिटिव वैल्यूज़, यानी कि अगर जो ताज़ी फ़िश होती है उसका मज़ा अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ वेरी यम्मी। और जो ताज़ी फ़िश का मज़ा होता है तो वो हमको प्रिजर्व करना है, ताकि जब हम इसको 1 साल के बाद या 5 महीने या 6 महीने के बाद निकालेंगे, तो उसका मज़ा बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसे ये पहले था, यानी कि यम्मी। तो उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसको बाद इसको फ्रोज़ किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम क्विक फ्रीजिंग करेंगे, ड्यूरिंग क्विक फ्रीजिंग व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे आपको 0 to -5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 0 to -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर आपको फिश की न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रिजर्व करना है, उसको एज फ्रेश रखना है, गुड एज फ्रेश, तो उसको फ्रोज कितने डिग्री के टेम्परेचर पे किया जाता है, तो ऑप्शंस दिए होंगे -30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -40, -90, और उसके साथ -20। तो आपका आंसर होना चाहिए -20।
तो ये जो है फ्रीजिंग कैसे की जाती है, इसमें कुछ स्टेप्स लगते हैं जिनके द्वारा हम फ्रीजिंग करते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है डायरेक्ट इमर्शन ऑफ फिश इन द रेफ्रिजरेटिंग मीडियम। फिश को डायरेक्टली जो है इमर्स करना किसमें, रेफ्रिजरेटिंग मीडियम। रेफ्रिजरेटिंग मीडियम क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग मीडियम होता है जिसमें टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम किया जाता है, यानी कि माइनस टेम्परेचर में इसको लाया जाता है। दूसरा स्टेप क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेफ्रिजरेंट थ्रू पलेट्स। पलेट्स के थ्रू इसको रेफ्रिजरेट करना, थ्रू पलेट्स, मगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेफ्रिजरेंट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, पहला हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है कि हमने डायरेक्टली जो है, ये मान लो ये फ्रिज है, हमने इसको डायरेक्टली इसी में रखा, इसको जो है जो टेम्परेचर वगैरह है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको रेफ्रिजरेट करेगा। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो गया, हम जो है इसको पास ऑन करेंगे किसी के थ्रू, और इसको क्या है वहाँ से इसको टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ये माइनस टेम्परेचर में चला जाता है, फिर ये भी देखेंगे हम। तो तीसरा क्या है, फोर्स्ड कन्विक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर डायरेक्टेड एट हीट ट्रांसफर सरफेसेस, या फोर्स्ड कन्विक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर, जो रेफ्रिजरेटेड एयर होगा उसको फोर्सफुली जो है फिशेस के ऊपर लगाया जाए। यानी कि मान लो आपने, जैसे आप अभी जाएंगे, आपकी गाड़ी में तेल नहीं होगा तो आप जाएंगे पंप की ये फ्यूल जो टैंक होती है वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर जो है आपकी गाड़ी में तेल डाला जाता है, तो उसमें नोज़ल लगती है, उसमें पाइप लगती है, उस पाइप के थ्रू जो है उसमें टंकी भी होती है, उस टंकी में ऑयल होता है, फिर उसमें मशीनरी होती है, उस मशीनरी के द्वारा जो है वो टंकी से निकाला जाता है वो तेल, फिर वो पाइप के थ्रू आता है, नोज़ल से आता है, और फिर आपकी टंकी में चला जाता है, फिर आपकी कार की टंकी में, बाइक की टंकी में चला जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है ऐसे ही एक प्रोडक्ट होता है, वो क्या करता है कि वो उसके थ्रू द्वारा जो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयर, मगर वो आयर क्या होता है, वो कूल्ड, वो फ्रीज्ड आयर होता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है ऑन द सरफेसेस ऑफ दीज फिशेस, और सरफेसेस पे ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि फिश जो है वो फ्रीज़ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने साउथ पोल वगैरह जो एरिया है, जैसे आप रशिया देखेंगे या आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ देखेंगे, तो वहाँ पर जो है अगर आप पानी के एक बोतल को, या मगर वो खुले में रखना है, कप में रखना है, उसको ऊपर रखना है, तो उसको आप देखेंगे तो जो है सरफेस आयर जब इसके साथ इन कांटेक्ट आएगा तो जो क्या होता है यहाँ पर, ये फिर जो है जम जाता है, उसको आइस बन जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है, जो आयर फ्रीजिंग होती है वो ऐसे ही होती है। इन जनरल डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग, यहाँ पर कुछ मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग दिए हुए हैं। इन जनरल डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग आर अडॉप्टेड थ्रू शार्प फ्रीज़र, आयर ब्लास्ट फ्रीज़र, ये मैंने आपको अभी बोला, कंटैक्ट प्लेट फ्रीज़र, इमर्शन फ्रीजिंग, लिक्विड फ्रियॉन फ्रीजिंग, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग, फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीज़र, या क्रायोजेनिक फ्रीज़र, एट्सट्रा एट्सट्रा, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग, और उसके साथ साथ जो है लिक्विड फ्रियॉन फ्रीजिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो है इसमें फ्लूइडाइज्ड क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये फ्रीजिंग के जो कुछ मेथड्स हैं इनको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्लेट फ्रीजिंग क्या होता है, कंटैक्ट प्लेट फ्रीजिंग मैंने आपको अभी बोला, हमने एक गिलास में पानी रखा, उसको ऊपर रखा, उसके बाद जो है कंटैक्ट में आ गया तो उसके बाद ये जम जाता है। इमर्शन फ्रीजिंग, अगर बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में पानी है या माइनस टेम्परेचर में कोई सोल्यूशन है उसमें डाला जाता है, इसको इमर्स किया जाता है, डिप किया जाता है, और उसके बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद लिक्विड फ्रियॉन फ्रीजिंग, लिक्विड फ्रियॉन फ्रीजिंग जो है ये एक तरह का सॉल्यूशन होता है फ्रियॉन, उसमें फ्रीज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग, ये लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें फ्रीज़ किया जाता है। जैसे आप देखते हैं जो सैम्पल्स होते हैं या जो कल्चरिंग होती है तो वो इसी में होती है। जब आप किसी कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं। या सीमेन जो होता है, सीमेन, सीमेन
यानी कि मेल मेल जो स्पर्म होता है उसको भी प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजर होता है, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग। अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ क्विक फ्रीजिंग प्लांट्स इंस्टॉल्ड इन इंडिया द कैरियर एयर ब्लास्ट टाइप इज़ वाइडली यूज्ड। तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? कैरियर एयर ब्लास्ट टाइप। एयर ब्लास्ट टाइप जो है ये मेनली यूज़ किया जाता है। तो अब आपको ये इम्पॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, एयर ब्लास्ट टाइप जो है, एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आपके जब एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है ये क्वेश्चन कि इंडिया में कौन सी बेस्ट टेक्निक जो है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। किस फ्रीजिंग टाइप को? एयर ब्लास्ट टाइप फ्रीजिंग को वाइडली यूज़ किया जाता है। द एयर ब्लास्ट फ्रीज़र, एयर ब्लास्ट फ्रीज़र क्या होता है? इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ टनल and heat transfer is affected rapidly by circulation of air. The temperature used ranges from 0 to -30 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी आपको बताया था ये गिलास वाटर गिलास है, तो इसमें जो है पानी भरा हुआ है, तो एक कांटेक्ट आने में, कांटेक्ट के आने में यानी कि एयर के कांटेक्ट आने में जो है इसका टेम्परेचर डाउन होता है आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद इसको फ्रीज़ किया जाता है, और उसके बाद जो है ये गिलास जम जाता है। इसमें पानी जो है, गिलास नहीं जमता है, पानी जो इसमें है वो जम जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी होता है, मगर यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली एयर को देते हैं विथ फोर्स्ड एयर। फोर्स्ड एयर यानी कि यहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है, एयर का ब्लास्ट किया जाता है, मगर उस एयर का टेम्परेचर कितना होता है? 0 to -30 डिग्री सेल्सियस। एंड एयर वेलोसिटी जो है वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? वेलोसिटी ऑफ एयर यानी कि स्पीड जो होती है कितनी होती है? 30 to 1050 मीटर्स पर मिनट, यानी कि 30 से लेकर 1050 मीटर पर मिनट ये इसकी स्पीड होती है। सोच लो आप, जब इतने रफ्तार से जो है हम एयर को ब्लास्ट करेंगे तो आपको पता ही होगा उससे कितनी फ्रीजिंग हो जाएगी। तो उसके बाद फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग दिस इज मॉडिफाइड डीप फ्रीजिंग कंप्लीटली एलिमिनेटिंग ऑल चांसेस ऑफ डिनेचुरेशन। ये जो है ये कंप्लीट डीप फ्रीजिंग होती है, मॉडिफाइड डीप फ्रीजिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ डिनेचुरेशन होती हैं, चांसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है फ्रीज को, उसको डीपली फ्रीज करना। यानी कि मैंने आपको अभी बोला कि हम जो है पहले हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम -20 डिग्री सेल्सियस में भी लाएंगे फ्रिज को। तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग में क्या है कि डीप फ्रोजन फिश एट -20 डिग्री सेल्सियस देन ड्राइड बाय डायरेक्ट सब्लिमेशन ऑफ आइस टू वाटर वेपर। फिर जो है इसको खुश्क किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है बाय डायरेक्ट सब्लिमेशन ऑफ आइस टू वाटर। सब्लिमेशन होती है आइस इनटू वाटर, वाटर वेपर, आइस इनटू वाटर वेपर विथ एनी मेल्टिंग इनटू लिक्विड वाटर, यानी कि लिक्विड वाटर में मेल्ट होने से, यानी कि ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, ये वेपर्स में जो है इसको इसका बहाव जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि वेपर्स में इसको मेल्ट करना, न कि वाटर में मेल्ट करना है। अगर ये वाटर में मेल्ट हो गया तो आपकी फिश जो है वो प्रिजर्व नहीं हो गई। तो इसको क्या करना है? ये मान लो ये फिश है, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये फिश है, ये एक फिश है। तो इस फिश को क्या किया जाता है? इसको डीप फ्रोजन किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री, -20 डिग्री में इसको डीप फ्रोज किया जाता है। तो इसके ऊपर आइस की लेयर बन जाती है। उस आइस की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें इसको लेयर जो आइस है इसको मेल्ट नहीं करना है, इसको हमें मेल्ट नहीं करना है, इसके ऊपर आइस की लेयरिंग है उसको मेल्ट नहीं करना है, अलबत्ता इसको आहिस्ता आहिस्ता इनटू वेपर्स, इनको वेपर्स में जो है एयर में इसको निकालना है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमें शॉर्ट टर्म में हम कहेंगे कि इसको ऊपर से जो है जो भी इसके ऊपर आइस लगा होगा उसको मेल्ट करना है। मगर मेल्ट किस हिसाब से करना है? विद द हेल्प ऑफ वेपर्स। अगर ये वाटर में मेल्ट हो गया तो आपकी फिश जो है वो फिर से ख़राब होने लगेगी। तो अगर ये
मेल्ट हो गया वाटर वेपर्स में, तो आपकी फ़िश जो है वो प्रिजर्व हो जाएगी, और उसकी क्वालिटी, अपीयरेंस, फ्लेवर, मज़ा जो होता है, कलर जो होता है, रंग जो उसका होता है, या क्वालिटी जो होती है, वो बिल्कुल पोजीशन में रहती है। द प्रोडक्ट इज़ क्वाइट फ्रेश लुकिंग इन अपीयरेंस, फ्लेवर, कलर एंड क्वालिटी। तो ये डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिनके थ्रू जो है आप फ़िश को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है साल्टिंग का। साल्टिंग क्या होता है? साल्टिंग आपको पता ही है, आपने घरों में भी देखा होगा। अगर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो हम उसमें साल्ट डालते हैं। तो साल्ट से क्या होता है? साल्ट जो है पानी को खींच लेता है। साल्ट जो है वो पानी को खींच लेता है, बॉडी से पानी निकालता है बाहर, और जो बॉडी होती है वो ड्राई हो जाती है, वो खुश्क हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है। साल्टिंग इज ए प्रोसेस वायर द कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, इज पेनिट्रेट्स द टिश्यूज, जो कि टिश्यूज़ में चला जाता है। आपने देखा होगा जो मीट जो है, मीट प्रिजर्वेशन जो होती है, उसमें साल्ट डाला जाता है, उससे पानी निकलता है। जो पानी, जब पूरा पानी निकल गया तो उसके बाद जो है बैक्टीरिया या फंगस के जो मीडियम्स होते हैं, पानी होता है, तो वो नहीं रहता है वहाँ पर, तो फंगस और जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? फिश जो है वो प्रिजर्व हो जाएगी। पेनिट्रेट्स इन टिश्यूज़, ये पेनिट्रेट करता है टिश्यूज़ में, दस चेक्स द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इनएक्टिव एंजाइम्स, और बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करता है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उसको डीएक्टिवेट करता है, और इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स, एंजाइम्स जो होते हैं उनको इनएक्टिवेट करता है। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन सॉल्टिंग ऑफ फिशेज विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल आर, कुछ फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? फ़िश प्रिजर्वेशन में। मगर किस को सॉल्ट जब हम देते हैं तो वो क्या होता है? प्योरिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना प्योर है, यानी कि प्योरिटी ऑफ सॉल्ट इज़ मस्ट। क्वालिटी ऑफ सॉल्ट यूज्ड, सॉल्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इट शुड बी अ बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट। मेथड ऑफ सॉल्टिंग, सॉल्टिंग हम कैसे दे रहे हैं, ये भी तरीका होना चाहिए कि कैसे हम दे रहे हैं। एंड वेदर कंडीशंस, और वेदर कंडीशंस को भी देखा जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों का मौसम है तो सॉल्टिंग जो है ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, तो उस समय आपको इसको डे बाय डे जो है सॉल्टिंग देना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर जो है साल्ट काम नहीं करता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि बाहर बाहर से जो है टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो है। लो टेम्परेचर होने के कारण जो है फिश जो है ड्राई जल्दी नहीं होती है। जब वो ड्राई जल्दी से नहीं होती है तो क्या कारण होता है कि इसमें टाइम लग जाता है। वही हो गया टेम्परेचर। वेदर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि ये 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो ये साथ साथ जैसे ही वाटर निकलेगा तो उसके साथ साथ फिश भी आराम से ड्राई हो जाएगी। या हम इसको जो है टेम्परेचर खुद से दे सकते हैं। जैसे हम, अगर हम एक बर्तन में ले लेंगे फ़िश को, उसको रखेंगे यहाँ पर, फिर जो है नीचे से हम ये थोड़ा आग वगैरह जलाएंगे, तो उसके बाद इसमें नमक भी डालेंगे, तो पानी जो निकलेगा वो साथ साथ खुश्क हो जाएगा। मगर ये जो प्रिजर्वेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट प्रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप आग दे रहे हैं, तो जो क्वालिटी वगैरह होगा, शेप वगैरह होगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द स्मॉल फिशेस आर डायरेक्टली सॉल्टेड विदाउट बीइंग क्लीन्ड। तो ये साल्टिंग किन फिशेस के ऊपर की जाती है? ये अब छोटी मछलियों के ऊपर की जाती है। जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको साल्टिंग दी जाती है विदाउट बीइंग क्लीन, क्लीन करने के बगैर ही। इन द मीडियम एंड लार्ज साइज फिश द हेड एंड विस्रा आर रिमूव्ड एंड लॉन्गिट्यूडल कट्स आर मेड। तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है? उनके जो हेड होते हैं, उनका जो सिर होता है उसको निकाला जाता है, और विस्रा और रिमूव्ड, जो विस्रल जो है विस्रल पोर्शन, फिन्स वगैरह होती हैं, उनको निकाला जाता है, या पिछले वाला पोर्शन जो है उसको निकाला जाता है। या अंदर वाले जो जो अंदर जो डिफरेंट जैसे इंटेस्टाइन्स वगैरह होता है, तो उनको निकाला जाता है। उसके बाद ही इनमें सॉल्ट दिया जाता है। मेड विद द हेल्प ऑफ नाइफ इन द फ्लैशी एरिया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? मैंने आपको बोला, दो मैंने आपको टर्म्स बोली। एक तो आप लार्ज साइज फिश को हेड जो है उसका रिमूव किया जाता है, दूसरा विसरा आर रिमूव
एंड लॉन्गिट्यूडनल कट्स आर मेड। तीसरा जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल कट्स आर मेड। लॉन्गिट्यूडनल कट्स कैसे दिए जाते हैं? ये मान लो ये एक फिश है, ये एक फिश है, ये एक फिश है फॉर एग्जांपल। तो इसको कट्स दी जाती हैं ऐसे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इसको ऐसे कट्स दिए जाते हैं। जैसे हम कट्स देंगे तो जो इसमें कट्स लगे हैं तो अंदर से जो फ्लैशी पोर्शन है वो नज़र आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्ट देते हैं, यानी कि उसके ऊपर सॉल्ट का छिड़काव करते हैं। जो सॉल्ट है वो अंदर टिश्यूज़ में चला जाता है और इसके बाद ही ड्राइंग होती है। देन द फिश इज़ वॉश्ड एंड फिल्ड विथ सॉल्ट। और यानी कि कटिंग से पहले, यानी कि कटिंग के बाद, जब हम इसको कटिंग करते हैं, जब इसके ऊपर कटिंग हो गई तो उसके बाद इसको धोया जाता है। जो यहाँ पर धोने का मकसद क्या होता है? जब हमने कट्स दिए तो यहाँ से ब्लड वगैरह भी निकल सकता है, यहाँ पर जो है फ्लूइड वगैरह निकलता है बॉडी से, तो उसको रिमूव किया जाता है, उसको धोया जाता है। उसके बाद जो है सॉल्ट दिया जाता है, सॉल्ट इसमें पेनिट्रेट किया जाता है और वो सॉल्ट जो है इंटरनल टिश्यूज़ में चला जाता है और उसके बाद जो है इसकी जो ड्राइनेस है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ड्राई हो जाती है। तो ये किन फिशेस में किया जाता है? लार्ज फिशेस लाइक शार्क्स आर कट इनटू कन्वीनिएंट साइज्ड फिशेस। लार्ज फिशेस जो है लाइक शार्क्स, उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये शार्क है, तो इसको कट किया जाता है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। तो उन छोटे छोटे, ये हमने एक पीस लिया शार्क का, फिर इसको ऐसे ऐसे नमक दिया जाता है। फिर तो ये जो है ये इसमें यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सरडीन्स, मैकरेल्स, सीर फिशेस, कैट फिशेस, शार्क एंड प्रॉन्स आर यूज्ड फॉर सॉल्ट्स। तो सॉल्टिंग के लिए हम किन फिशेस को लेते हैं? एग्जामिनेशन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ यूज्ड फॉर सॉल्टिंग। वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे और 4 ऑप्शंस में आपको जो है सार्डिनस दिया होगा, या मैकरेल्स दिया होगा, या सीर फिश दिया होगा, या शार्कस दिया होगा, या प्रॉन्स दिया होगा। तो आपका ऑप्शन इन्हीं में से एक होना चाहिए। सीर फिश याद रखना, सार्डिनस, मैकरेल्स, सीर फिश, कैट फिश एंड शार्कस एंड प्रॉन्स आर यूज्ड फॉर सॉल्टिंग। तो सॉल्टिंग के तरीके होते हैं, सॉल्टिंग कैसे दी जाती है? इसमें ड्राई सॉल्टिंग एक है और दूसरा है वेट सॉल्टिंग। ड्राई सॉल्टिंग और वेट सॉल्टिंग जो है ये कैसे दी जाती हैं ये हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राई सॉल्टिंग और क्या बोलते हैं इसको, वेट सॉल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई सॉल्टिंग कैसे दी जाती है, कैसे ड्राई सॉल्ट को लिया जाता है और उसके बाद जो है इसको दिया जाता है। वेट सॉल्टिंग हो गया, सॉल्ट जो वेट होगा उसी को हम कैसे लेते हैं और इसको प्रोसीजर कैसे है, कैसे हम दे सकते हैं, और रेशियो क्या है इनका, और कितने समय के लिए हम सॉल्टिंग दे सकते हैं। ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। तो इसकी PDF जो है इस लेक्चर की या आने वाले लेक्चर्स की PDF जो है वो आपको एंड में मिल जाएगी, जब ये सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे रिगार्डिंग प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस एंड क्वालिटी मेंटेनिंग। ये जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और इस यूट्यूब की, अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए रिगार्डिंग दिस फिशिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। मेरे से जितना हो सके उतना मैं आपको कवर कराऊंगा और लास्ट में मैं आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा। बस इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस या आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे और आप जो है इससे फ़ायदा ले सकें। मेरा मकसद यही है कि आप अपनी सीट निकालें, जो भी हो जाए आपको अपनी सीट निकालनी है। डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ मैं आपको, या इंस्पेक्टर फिशरीज़ वगैरह डिफरेंट सिलेबसेस हैं, तो आपको अपनी सीट निकालनी ही निकालनी है। थैंक यू एवरीवन।